व्यवहारिक मनःशास्त्र का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। आप जानते हैं कि इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी है। हमें बताता है कि हमारी जो परंपराएं हैं वो किस प्रकार से रही और हम कहाँ जाएंगे। ये हमारा तय करता है कि हम कहाँ से आए हैं। लगभग 5000 वर्ष पहले पारंपरिक चंद्र कैलेंडर के अनुसार क्या हुआ, मार्ग शीर्ष का जो महीना आता है हमारा देशी महीना, उसके शुक्ल पक्ष के 11वें दिन, यानी कि 11 थी उस दिन और शुक्ल पक्ष चल रहा था, उस दिन गीता का उपदेश दिया गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया। गीता जयंती के नाम से भी उसको हम सेलिब्रेट करते हैं। कई बार मेरे लेक्चर्स में गीता का रेफरेंस सुनते हैं। अगर हम सही में मनःशास्त्र की पहली पुस्तक अगर किसी को माने तो वो गीता है। मात्र अपने बातचीत के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से अर्जुन के जितने भी शक शंकाएं थी, जितने सवाल थे, सभी को उन्होंने दूर किया। वो अर्जुन जो मानसिक रूप से एकदम से ढीला हो गया था, वो कह रहा था कि मेरे हाथ से मेरा धनुष छूट रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा हूं, मेरे को सोचने में परेशानी हो रही है। उस अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कह सकते हैं कि अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, अपना कर्तव्य निभाने के लिए उनको तैयार कर लिया था। ये महत्वपूर्ण घटना आज हमारे इतिहास में दर्ज है और वो पुस्तक आज हमारे पास है। बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहते हैं तो वो वही था। लेकिन जो आधुनिक व्यवहारिक मनःशास्त्र है उसके संस्थापक कौन है? मतलब जो मनःशास्त्र आज हम पढ़ रहे हैं ये सारा पश्चिम से आया है। उसके संस्थापक ह्यूगो मस्टरबर्ग है। उन्होंने सबसे पहले इंडस्ट्री में मनःशास्त्र के सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना शुरू किया। तो इसीलिए ह्यूगो मस्टरबर्ग को आधुनिक व्यवहारिक मनःशास्त्र के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की बात करते हैं, क्योंकि ये वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से लिखा गया है, तो हम उधर से ही चलेंगे। अरस्तु और प्लेटो से लेकर पेस्टोलजी, फ्रांसिस गाल्टन, विलियम स्टर्न, थॉर्नडाइक, वॉल्टर स्कॉट और फिर ह्यूगो मस्टरबर्ग, इनके बीच में भी बहुत सारे मनःशास्त्री पैदा हुए, उन्होंने भी काम किया। लेकिन इनका नाम इसलिए लिया जाता है कि अप्लाइड साइकोलॉजी में रिसर्च की सिद्धांतों का विकास किया, इसीलिए इनके नाम प्रोमिनेंट है इतिहास के। ये बात मैं कर रहा हूं अप्लाइड साइकोलॉजी की। और देखिए, जब भी कोई सिद्धांत उत्पन्न होता है, कोई थियरी डेवलप होती है, तो उन सब को पुस्तकों के माध्यम से संकलित किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक, लोगों तक वो बात पहुंच सके और उसको स्टोर करके रखा जा सके। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें भी छपी जो क्लासिकल स्टडीज के नाम से जानी जाती हैं। द सोल ऑफ चाइल्ड, टीचर्स हैंडबुक ऑफ साइकोलॉजी, विटनेस टेस्टिमनी विलियम स्टर्न की थी। एजुकेशनल साइकोलॉजी, थॉर्नडाइक बहुत बड़े शिक्षाविद हो रहे हैं। साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी, ये वो किताब है जो ह्यूगो मस्टरबर्ग द्वारा लिखी गई थी। किसी भी शास्त्र का जो मुख्य बिंदु होता है वो अनुसंधान से शुरुआत होती है। अनुसंधान प्रयोगशालाएं में होते हैं और उन प्रयोगशालाओं से निकले हुए परिणाम अगर वो असल जीवन में उपयोगी ना हो या उनका कोई इस्तेमाल ना किया जा सके तो कोई यूज नहीं है ऐसी रिसर्च का। तो प्रयोगशाला में घटने वाली घटना अगर उसका हम व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल कर सकें, तब हम मानेंगे कि उस विषय ने, उस शास्त्र ने मानव के जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। और ये काम मनःशास्त्र ने बखूबी निभाया है। और आज के जमाने में तो मनःशास्त्र की जो भूमिका है, इसकी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जब नए रिसर्च आते हैं, पुस्तकें छपती हैं, पुस्तकों के छपने के बाद जब वो पुस्तकों का मटेरियल बहुत सारे लोगों तक पहुंचता है तो उसमें क्या होता है कि काफी लोग पढ़ते हैं, नई नई चीजों को वो जानते हैं, समझते हैं। दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मनःशास्त्र में भी अलग अलग संगठनों का निर्माण हुआ। जब संगठन बनते हैं तो अलग अलग लोग अपने अपनी विचारधारा को प्रयोग करते हैं, अनुसंधान करते हैं। जो विषय है, जो शास्त्र है, और फैलता है, अलग अलग उसकी शाखाएं बनती हैं। अपने मनोशास्त्र के लिए भी ऐसा ही हुआ।
फिर जर्नल छपती हैं, पत्रिकाएं छपती हैं, क्योंकि साइंटिफिक जर्नल्स को हम बोलते हैं, जो रिसर्च आउटपुट आती है रिसर्च के बाद पब्लिश किया जाता है ताकि लोगों तक वो पहुंच सके। ऐसा अपने साथ भी हुआ, कुछ जर्नल शुरू की गई, जैसे साइकोलॉजिकल क्लिनिक, जर्नल ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, एसोसिएशन ऑफ कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट, एक संगठन बना, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, मतलब इस तरह से बहुत सारी संस्थाएं बनी। ये तो बहुत कम के नाम मैंने लिए हैं, बहुत सारी जर्नल शुरू हुई, बहुत सारी जर्नल्स तो आज भी चल रही हैं और वो संस्थाएं आज भी चल रही हैं। ये अप्लाइड फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ, केवल अप्लाइड एरिया की। नॉर्मल साइकोलॉजी में तो एक विस्फोट सा हुआ, इतनी सारी संस्थाएं, इतनी सारी जर्नल्स, किताबें, बहुत सारी रिसर्च उस पर हुई। ये आप देखेंगे कि एक यात्रा है, किस प्रकार कोई भी शास्त्र जब शुरू होता है तो कैसे वो यात्रा करता है। मनोशास्त्र ने भी उस यात्रा को पूरा किया और अभी भी जारी रखे हुए, क्योंकि अनुसंधान और किसी भी शास्त्र की यात्राएं कभी समाप्त नहीं होती है। ह्यूगो मस्टरबर्ग से लेकर, उससे पहले वॉल्टर स्कॉट से लेकर, बहुत सारे लोगों से लेकर 1921 की बात हम करते हैं, टॉमन ने एक जीनियस स्टडी की शुरुआत की। दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी चलने वाली जो स्टडी थी वो टॉमन द्वारा चलाई गई जीनियस स्टडी थी। तो जो पार्टिसिपेंट थे टॉमन की स्टडी में, उनको लोग लाइटली या मजाक में टर्माइट्स बोलते हैं। हरमन रोशा द्वारा एक रोशा टेस्ट, इसको आप रोशा इंक ब्लो टेस्ट के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण किया गया। किस प्रकार स्याही कागज पर डाली जाती है और उसको फोल्ड कर दिया जाता है कागज को, फिर उसके बाद जो इमेज बनती है, ये जो चित्र बनता है, वो इमेज या चित्र लोगों को दिखाया जाता है और फिर उनसे ये पूछा जाता है कि आप इस चित्र के माध्यम से क्या देख रहे हैं, आप अच्छे से जानते हैं उस चीज को, और इस प्रकार से लोग अपने अपने विचार प्रकट करते हैं। फिर उनके विचारों को, उनके जवाबों को एक जगह संकलित किया जाता है और साइंटिफिक रूप से उनको स्टडी करके 1925 में मनोशास्त्र ने एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई मिलिट्री साइंस में, कि किस प्रकार से जो सैनिक भर्ती किए जाते हैं उनकी मानसिक स्टेट कैसी है, क्या उनके अंदर सैनिक बनने की अभिवृत्ति है। तो ये सब समझने में, जानने में मनोशास्त्र का उपयोग किया गया और बहुत सक्सेसफुल रहा ये प्रयोग। आज भी दुनिया के हर डिफेंस सर्विसेज में, सेनाओं में अधिकारियों को भर्ती करने से पहले उनका एक साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है। ये संभव हो पाया मनोशास्त्र के सिद्धांतों से, उसमें की गई स्टडी के माध्यम से। इसी को हम बोलते हैं व्यवहारिक मनोशास्त्र। उसका यूज डेली लाइफ में, बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट एक रहा, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। बताओ किसने किया? जॉन वाटसन ने किया। उन्होंने बिहेवियरिज्म की, व्यवहारवाद की शुरुआत की। उन्होंने दिखा दिया कि किस प्रकार से वातावरण का, एनवायरनमेंट का कैसे प्रभाव पड़ता है हमारे बिहेवियर पर, राइट? सो दीज थिंग्स वर अप्लाइड इन द रियल लाइफ and the outcomes were consolidated in the form of the books. 1928 में मार्गरेट मीड ने साबित किया कि सामाजिक कारकों में परिवर्तन करके बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन किया जा सकता है। जो आसपास का आपका इमीडिएट सोशल एनवायरनमेंट है, उसमें अगर हम परिवर्तन कर दें तो उस एनवायरनमेंट में रहने वाले लोग और बच्चे अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लेंगे। कहने का अर्थ यह है कि जो सोशल एनवायरनमेंट है वो भी हमारे व्यवहार पर एक सार्थक प्रभाव डालता है। अब इसका रिजल्ट्स क्या है कि जो लोग ये चाहते थे कि हमारे बच्चे जिम्मेदार नागरिक बने, राष्ट्र के निर्माण में योगदान दें, तो उन्होंने अपने आसपास के सामाजिक पर्यावरण में काफी बदलाव कर लिया ताकि बच्चों पर उसका प्रभाव सीधा पड़े। कहीं पर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप ये देखते हैं कि उसका एनवायरनमेंट कैसा है, क्या स्टडी एनवायरनमेंट है कि नहीं। ऐसे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ना चाहेंगे जिसका माहौल अच्छा ना हो। लेकिन अगर आप मनोशास्त्र को एक तरफ रख देते हैं तो हम सिंपल कह दे भाई आपको क्या लेना उस माहौल से, आपको तो बैठ के पढ़ना है। कैसे संभव हो पाएगा? नहीं। ये कैसे संभव हो पाया है? मनोशास्त्र के जो अनुसंधान हुए, रिसर्च हुई, उनके आउटपुट से ये संभव हो पाया है। रोशा के टेस्ट के बाद
मॉर्गन और मरे ने 1938 में एक टेस्ट का निर्माण किया जिसको हम TAT बोलते हैं, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, जो आज भी इस्तेमाल होता है। जो रोसाकाइन-क्लो टेस्ट है वो भी आज भी इस्तेमाल होता है। व्यवहारिक मनशास्त्र है, उसका लगभग हर फील्ड में, सेना में, बच्चों पर, लोगों के व्यक्तित्व को जानने में मनशास्त्र का प्रयोग होने लगा। यानी उसने मानव जीवन के किसी पहलू को नहीं छोड़ा, एजुकेशन में, हेल्थ में और कितने ही क्षेत्रों में मनशास्त्र का उपयोग होना शुरू हुआ। 1979 में एलिजाबेथ लोफ्टस ने चश्मदीद गवाह की रचना की। ये चश्मदीद गवाह क्या होता है? आई विटनेस टेस्टिमनी, यानी जिस व्यक्ति ने किसी घटना को होते हुए देखा है, उस व्यक्ति से उस घटना के बारे में संपूर्ण रूप में गहराई से जानना। न्यायिक प्रणाली में, जुडिशियल सिस्टम में भी मनशास्त्र ने अपनी पैठ बना ली और आज भी न्यायिक व्यवस्था में मनशास्त्रियों की रिक्वायरमेंट होती है। अलग अलग प्रकार के साइंटिफिक टेस्ट किए जाते हैं लोगों से सच्चाई जानने में। साधारण सा शास्त्र, छोटे से घटना से शुरुआत हुई और आज मानव जीवन के हर पहलू पर उसने अपना आधिपत्य जमा लिया। आज तो यहां तक हम कहने लगे कि मनशास्त्र विज्ञान से परे जाकर, विज्ञान से ऊपर जाकर मानव व्यवहार की, जीव व्यवहार की स्टडी करता है। जब न्यायिक व्यवस्था में मनशास्त्र ने अपना कदम रखा तो उसके बाद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, वहां पर भी इसकी उपयोगिता साबित हुई। अब आज के समय में ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर मनशास्त्र का उपयोग नहीं होता है। इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स के तो डेनियल काइनमैन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है। कहने का अर्थ यह है कि मनशास्त्र ने अपनी उपयोगिता हर फील्ड में साबित की है। बहुत सारे फील्ड, जहां तक आप सोच सकते हैं वहीं तक मनशास्त्र पहुंच चुका है। जैसे मैं बार बार क्लास में कहता हूं, जहां जहां इंसान वहां वहां मनोविज्ञान। ये तो है ही है, जहां पर जीव है वहां पर भी मनशास्त्र है। जिस यात्रा की मैंने बात की, कहां से यात्रा ये शुरू हुई और कहां पर आज मनशास्त्र पहुंच चुका है। आज आप देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, AI है, उसमें मनशास्त्रियों की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी योगदान दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आपके जीवन के हर पहलू को रेगुलेट करेगी, आज भी कर रही है। कैसे? गूगल को ये पता चल जाता है कि आज आप किस शहर में, किस होटल में रुके, कॉलेज में आप गए थे और आपके पास फिर एक मैसेज आता है कि आपने जो FGM गवर्नमेंट कॉलेज आदमपुर आप गए थे, बताएं कैसा लगा, उसकी रेटिंग दें आप। कमाल की बात है। गूगल को कैसे पता? क्या गूगल हमारे साथ साथ चल रहा है? ये सारा कमाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। तो ये छोटा सा इतिहास था व्यवहारिक मनशास्त्र का। तो हमारा अगला व्याख्यान होगा, वो होगा फील्ड्स ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी कि व्यवहारिक मनशास्त्र के क्षेत्र। आज के लिए इतना ही। जल्दी कल मिलेंगे हम करेक्ट 3 बजे। इससे पहले कि मैं सेशन को एंड करूं, आपसे मैं चाहूंगा कि अगर विद्यार्थियों के कुछ प्रश्न हैं तो आज की क्लास से संबंधित तो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं या चैट बॉक्स में भी अपने प्रश्न आप टाइप कर सकते हैं। सर, हम एग्जाम में महाभारत के एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते। ये किसी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आज इंडिजीनियस साइकोलॉजी पर बहुत फोकस हो रहा है, बहुत स्टडीज हो रही है। महाभारत को आप माइथोलॉजी ना माने। ये तो कुछ कम्युनिस्ट ने, कुछ जो देश के दुश्मन थे, उन लोगों ने हमारे इतिहास को माइथोलॉजी बना दिया, घड़ी घटाई घटनाएं बना दिया। मैं ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रहा हूं। ये आज जर्मनी में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, यूरोपियन कंट्रीज में गीता को यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने एग्जाम्पल वहां लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? कोई परेशानी नहीं किसी प्रकार की। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? लेकिन इंडिया में तो नहीं पढ़ाते तुम गीता। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ लोग देश से ऊपर अपने आप को समझते हैं।
जिस इतिहास पर आज हम गर्व करते हैं उस इतिहास को मिट्टी में मिला दिया गया है और कोई नया इतिहास गढ़ दिया गया जो कभी हमारे यहाँ हुआ ही नहीं। जो घटनाएं हमारे यहाँ हुई नहीं उनको हमें पढ़ाया जा रहा है। आने वाला समय है इंडिजिनस साइकोलॉजी का, हमारे घरेलू मनशास्त्र का विकास हो रहा है जिसमें इन चीजों को ऐड किया जा रहा है। आप देखेंगे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नेट के सिलेबस में भी इन चीजों को ऐड किया है, डाला है पहले पेपर में, इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं। आपको इसमें जानना जरूरी है। ओके, एनी मोर क्वेश्चन, एनी मोर क्वेरी? नहीं है तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं ग्रेड 3 बजे।